मेरी उड़ान मोटिवेशनल स्टोरी। सालों बाद यह मेरी जिंदगी की पहली रात है जब मुझे अपनी कहानी को कागज के पन्नों पर समेटने का मौका मिला है, पर मैं ये तय नहीं कर पा रही हूँ कि शुरुआत कहाँ से करूँ। चूंकि मेरी जिंदगी का हर एक पल कहानी का एक हिस्सा है जिसे भूलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो शहर और गांव मुझे पहचानता नहीं था, उसी शहर और गांव में मेरे नाम की चर्चा है। लोग मेरे सम्मान में अपना सर झुकाते हैं और अपने बच्चों को मेरे जैसा बनने की प्रेरणा देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे पास जरूरत से ज्यादा पैसा, आलिशान महल जैसा घर और महंगी कारें हैं। वे मेरा सम्मान इसलिए करते हैं कि मैं जिस कामयाबी की ऊंचाई पर खड़ी हूँ, उस ऊंचाई तक आने की मेरी उड़ान आसान नहीं थी। मैं ऐसी ही थी या मेरे घर की हालात ने मुझे ऐसा बना दिया था। मैं बचपन में जो कुछ देखती और सुनती थी मानो मेरे छोटे से दिमाग में छप सा जाता था। मुझे बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें और घटनाएं याद हैं, हर वो बात और घटना जो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे और जो वे सहा करते थे। मेरे पापा मुझे बचपन में बड़े प्यार और दुलार से लीली कहकर बुलाया करते थे। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि जब मैं 2 साल की थी तो मुझे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वे मेरे पीछे दूध का गिलास लेकर भागा करते थे, और जब मैं पकड़ में आ जाती थी तो वे आसमान में चमकने वाले प्यारे से चांद को मेरा मामा बनाकर बात बात में मुझे दूध पीला ही देते थे। मैं अपने पापा के लिए एक छोटी सी प्यारी सी राजकुमारी थी, और क्यों नहीं मेरे पापा मुझे राजकुमारी की तरह रखते थे। वे मेरे लिए अच्छे कपड़े, स्लीपर और खाने के लिए अच्छा खाना का बंदोबस्त कर लेते थे। ये सब करना उनके लिए आसान नहीं था, पर वे मेरी खुशी के लिए अपनी जरूरतों और इच्छाओं को मारकर ये सब किया करते थे। मैं उनकी इकलौती बिटिया थी, इसलिए उनके लिए ये सब करना थोड़ा सा आसान था, पर ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि मैं जब 3 साल की हुई तो मेरे घर में मेरी एक छोटी सी बहन आ गई, जिसके आने की खुशी में मैं क्या पहनना, क्या खाना, सब कुछ भूल गई। मैं खुश थी कि मेरे साथ कोई खेलने के लिए आ गया। मैं कब तक पापा, मम्मी और बुआ के साथ खेलती। मेरी छोटी बहन मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया थी। जब मैं उसके प्यारे और नाजुक गालों को छूती थी तो मुझे जो खुशी मिलती थी, वो खुशी मुझे कहीं नहीं मिली, ना अच्छा पहनने में और नहीं अच्छा खाने में। अब मेरे पापा की दो राजकुमारियां थी और दोनों को राजकुमारियों की तरह रखना उनके लिए भारी पड़ रहा था, पर मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि क्या पहनने को है और क्या खाने को। जो कुछ भी मिल जाता था बड़े प्यार से ले लेते थे। शायद पापा को इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दिए थे। वो सारी खुशी थी मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, जिसे हम प्यार से छोटी कहकर बुलाया करते थे। मेरे पापा से जो बन पड़ता था वो हमारे लिए करते थे। सबसे बड़ी बात, अब वो मुझे अच्छे सपने दिखना शुरू कर दिए थे। जब कभी भी मैं खेलने के बाद पापा की गोद में बैठती थी तो वे मुझे दुलारते हुए मम्मी से कहा करते थे कि मेरी बड़ी बिटिया आई टी करेगी और सुंदर पिचई के बाद भारत की पहली महिला गूगल सीईओ बनेगी, और रही बात छोटी की तो वो MBBS करने के बाद एक बड़ा डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करेगी। मेरे पापा के सपने पूरे होते इससे पहले मुझे और मेरी छोटी बहन को पढ़ना और बढ़ना था। मुझे आज भी याद है स्कूल का वो पहला दिन जब मुझे 4 साल की उम्र में घर से दूर अनजान लोगों के बीच में छोड़ दिया गया था। स्कूल का वो पहला दिन मेरी जिंदगी के 4 साल में सबसे बुरा दिन था। उस दिन स्कूल से बाहर आते ही मैंने पापा से कह दिया था कि मैं दोबारा यहाँ इस स्कूल में नहीं आऊंगी। मेरे पापा ने स्कूल के बाकी बच्चों की तरफ इशारा करते हुए मेरे छोटे से मन को समझाते हुए कहा था कि तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम स्कूल नहीं आओगी तो तुम मम्मी पापा की अच्छी बच्ची नहीं कहलाओगी। अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें स्कूल आना है कि नहीं। कुछ पल खामोश रहने के बाद मेरे छोटे से मन ने निर्णय ले लिया था कि मुझे स्कूल आना है और एक अच्छी बच्ची बनना है। मेरे पापा मुझे स्कूल जाने के लिए कभी डांटते नहीं थे। मेरा जब मन होता था तब मैं स्कूल जाती थी, नहीं तो घर पर ही अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल कोचिंग खेला करती थी। मेरी मम्मी पापा से बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हर दिन स्कूल जाना चाहिए, पर पापा का कहना था कि अगर बिटिया मन से महीने में 4 दिन भी स्कूल चली जाए तो उसके लिए वही सबसे अच्छा है। मेरे स्कूल जाने और न जाने को लेकर अक्सर मेरे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो जाया करता था, पर मैं स्कूल तभी जाती थी जब मेरा मन करता था, नहीं तो घर पर ही दिन भर पढ़ा करती थी। मेरा घर पर पढ़ना पापा को समझ में आता था, क्योंकि उन्हें पता था कि जिंदगी में कुछ बनने की तैयारी ज्यादा से ज्यादा घर पर ही होती है। मेरी छोटी बहन की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि जब वो स्कूल जाना शुरू की तो वो स्कूल में अकेली नहीं थी। मैं उसके साथ थी और एक माँ की तरह उसकी देखभाल करती थी। उसे जब भी कोई दिक्कत होती थी तो वह अपने क्लास से निकलकर मेरे क्लास के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी और दीदी दीदी कहकर मुझे अपने पास बुलाती और अपनी परेशानी सुनाती थी। मेरे पापा हमेशा इस बात का ध्यान रखा करते थे कि हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात न जाए जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक दे।
क्योंकि यह सत्य है कि बचपन की सीखी हुई बातों से ही कामयाबी या नाकामयाबी की कहानी लिखी जाती है। हम जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में पापा एक व्हाइट बोर्ड लगा रखे थे जिस पर वे हर दिन जिंदगी में सफल होने का विचार लिखा करते थे। उनके विचारों को अच्छे से समझने के लिए अभी हम बहुत छोटे थे। बहरहाल, पापा की आदत थी कि वे हर दिन एक विचार लिख दिया करते थे और हमें उसे याद करने के लिए कहते थे। शायद वे जानते थे कि उनके लिखे हुए विचार उनके दोनों बेटियों के लिए काम करेंगे तब जब वे जिंदगी के मोड़ पर हार का सामना करेगी। मेरी छोटी बहन को पापा का लिखा एक विचार, उठो, भागो और जीतो, अच्छे से याद हो गया था और वह उसे दिन में कई बार बोलती थी। शायद उसे उठो और भागो का मतलब अच्छे से समझ में आता था, पर जीतो का मतलब अच्छे से समझने के लिए उसे एक बार हार का सामना करना जरूरी था। ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हमारा बचपन गुजरा उस तरह से हमारी जवानी भी गुजर जाए। बचपन सुहावने पलों और सपनों में गुजरा, पर जवानी कठिनाइयों में गुजर रही थी। मैं और मेरी छोटी बहन इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करके घर पर बैठ गई थी, इसलिए नहीं कि हमें पढ़ने का शौक नहीं था, इसलिए कि पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे IIT और मेरी बहन छोटी को MBBS करा सके। अब मेरे पापा हमसे बड़ी बड़ी बातें करना और कमरे में लगे बोर्ड पर विचार लिखना भी बंद कर दिए थे। शायद उन्हें यह विश्वास हो गया था कि अब वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका मुझे IIT और मेरी बहन को MBBS कराने का सपना टूट चुका था। पापा को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि उन्होंने हमें बचपन से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करने तक इतना कुछ सिखा दिया था कि हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों के पार छलांग लगा सकते थे। एक रात मैं और मेरी छोटी बहन जिंदगी में चल रही समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर सोने की कोशिश कर रही थी कि इस बीच हमारे मम्मी पापा हमारे कमरे में आए। मैं उन्हें देखते ही उठकर बैठ गई, जबकि छोटी सोने का बहाना कर रही थी। बिटिया को नींद नहीं आ रही है, पापा मेरे पास बैठते हुए बोले और मम्मी ठीक मेरे बगल में बैठते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा। बस सोने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने पापा को जवाब दिया और आगे कहा, पापा आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आज रात हम सबको मिलकर एक बड़ा निर्णय लेना है। पापा थोड़ा परेशान दिखते हुए बोले, छोटी को भी जगा दो। मुझे छोटी को जगाना नहीं पड़ा, वो खुद उठकर बैठ गई जो अभी तक सोई नहीं थी, सिर्फ सोने का बहाना कर रही थी। कहिए पापा, छोटी बोली, आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि, पापा मम्मी की ओर देखते हुए बोले, तुम दोनों बहनों की शादी हो जाए। शादी? मैं अपनी बहन छोटी और मम्मी की तरफ हैरानी से देखते हुए बोली, ये क्या मम्मी? मुझे पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बेटी, अपने पापा को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? पापा आपको अगर शादी ही करनी थी तो फिर आपने हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी बातें और महान विचार क्यों भरा? आपने हमें बड़े बड़े सपने क्यों दिखाए? उद्धरण चिन्ह। बेटी, तुम्हारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम दोनों के सपने पूरा कर सकूं। फिर आप शादी के लिए पैसा कहां से लाएंगे? तुम दोनों बहनों की शादी के लिए मैं पैसा बचाकर रखा हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप हमें आगे क्यों नहीं पढ़ाते हैं? शादी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? बेटी, अगर सही समय पर तुम दोनों की शादी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे? तो आपको अपनी बेटियों से ज्यादा लोगों की परवाह है। मैं थोड़ा झुंझलाते हुए पापा से बोली, आप क्या थे और क्या हो गए? पापा, ऐसी बात नहीं है बेटी। फिर कैसी बात है पापा? मैं तो तुम दोनों बहनों की खुशी चाहता हूँ। ऐसी खुशी किस काम की जिसमें से नाकामयाबी की बदबू आती हो? पर बेटी, पर क्या पापा? बेटी, मैं तुम दोनों की शादी के लिए जितना पैसा बचाकर रखा हूँ, उस पैसे से तुम दोनों बहनों में से किसी एक का सपना पूरा हो सकता है। पापा, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं आत्मविश्वास के साथ बोली। आप छोटी को MBBS कराने की तैयारी करिए, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी। दीदी, मैं भी आपकी तरह अपना रास्ता खुद बना लूंगी, मेरी छोटी बहन बोली। दीदी, मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। नहीं, मेरी लाडो, मैंने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपना पूरा ध्यान डॉक्टर बनने पर लगाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बेटी, तुम्हारी बहन डॉक्टर तो बन जाएगी, पापा ने मुझसे कहा, पर तुम क्या करोगी? पापा, जो मैं करूंगी वो IIT करने से ज्यादा बड़ी होगी। मैंने यह वाक्य पापा से पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। मुझे नहीं लगता कि उस रात मेरे घर में कोई सोया होगा। सब अपने अपने विचारों में उलझे हुए थे और खुद से खुद की लड़ाई में लगे हुए थे। हमारे देश भारत में पढ़ाई लिखाई हो या ना हो, पर बेटियों का हाथ पीला करने का रिवाज है और यह रिवाज पहले नंबर पर आता है। इस रिवाज के चलते ना जाने कितनी बेटियों ने अपने सपनों की आहुति दे दी, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली थी।
मुझे और मेरी छोटी बहन को इस रिवाज से ऊपर उठना था और हम इसकी तैयारी में दिलो दिमाग से जुट गए। मुझे अपनी छोटी बहन की चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी पढ़ाई का जुगाड़ हो गया था। अब उसे एक बड़ा डॉक्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी लड़ाई कुछ हटकर थी। मुझे अपने दम पर कुछ ऐसा करना था जो आईआईटी करने से ज्यादा बड़ा हो। मैं दिन रात इसी उधेड़बुन में लगी रहती थी कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे परेशान और संघर्ष करते देखकर हर कोई मुझे यही समझाने में लग जाता था कि अगर मैंने शादी कर ली होती तो मैं संघर्ष करने से बच जाती, मेरी जिंदगी संवर जाती, और यही नहीं, मैं किसी रानी की तरह बैठकर खाती। मुझे लोगों की शादी वाली बात तब अच्छी लगती थी जब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। मैं खुद को कोसती थी कि काश मैंने पापा की बात मानकर शादी कर ली होती तो आज मुझे ये सब न झेलना पड़ता। पर दूसरे ही पल मेरे दिमाग में ये बात करंट की तरह दौड़ पड़ती थी कि क्या लड़कियां इसी दिन के लिए धरती पर गिरती हैं कि शादी करके किसी और के घर बार को अपना घर बार समझे और अंत समय में कुछ करने की कोशिश में कुछ ना करके दुनिया छोड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा करने वाली नहीं। मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी और अंत में मिट्टी से बनी हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगी। मेरी छोटी बहन एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए गांव से शहर चली गई। उसके जाने के बाद मैं घर पर अकेला महसूस करती थी। ये जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मैं उससे दूर थी। जिस दिन वो घर से गई, उस दिन मैं उसे याद कर करके खूब रोई, और जब उसकी याद बहुत ज्यादा आती थी तो मैं उसे दिन और रात में कई बार फोन कर लिया करती थी। मेरी छोटी बहन जाते जाते अपना लैपटॉप मेरे पास छोड़ गई थी ताकि मैं घर पर बैठे बैठे अपना समय काट सकूं। शायद मेरी प्यारी बहन को यह एहसास नहीं था कि मेरे अंदर कुछ कर बुझने की आग जल रही थी जो मुझे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। मैं दिन रात इसी उधेड़बुन में लगी रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि कामयाबी मेरे पैरों में आकर गिर जाए। एक दिन मैं थक हार कर कमरे में पड़ी हुई थी कि अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि चलो इंटरनेट पर ही कुछ ढूंढा जाए, शायद कुछ मेरे लायक मिल जाए। मैंने अलमारी में धूल फांक रहे लैपटॉप को चालू किया जिसे मैंने अब तक कभी छुआ भी नहीं था, पर मेरी छोटी बहन ने मुझे इसे इस्तेमाल करना अच्छे से बताया था जो आज मेरे काम आ रहा था। मैंने गूगल में जाकर सर्च किया कि बिना पैसे के बिजनेस कैसे शुरू करें। अब मेरे सामने ढेर सारे परिणाम थे। मैंने उन सारे परिणामों में से ऑनलाइन बिजनेस को चुना और उससे संबंधित सारी जानकारी को अच्छे से समझना शुरू किया। और लगभग 3 साल के लगातार प्रयास के बाद मैं वेबसाइट बनाना और इंटरनेट मार्केटिंग के बारे में अच्छे से सीख गई थी। मेरी छोटी बहन जब भी घर आती थी मेरा हौसला बढ़ाती थी कि मैं कुछ अलग और बड़ा करने जा रही हूँ, जबकि मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर अफसोस करते थे कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। और क्यों नहीं, वे मुझे 3 साल से एक ही रूम में खाना, पीना, बैठना और सोना करते हुए देख रहे थे। वे इस बात से बेखबर थे कि उनकी बिटिया कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगी हुई थी। और अंत में एक लंबे इंतजार के बाद मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली। मैंने लीली जॉब एक्सप्रेस नाम से एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म बनाया और देखते देखते मैंने इसे अपने डिजिटल मार्केटिंग अनुभव के दम पर एक बड़ा और लोकप्रिय जॉब सर्च प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया। ये सब होने के बाद भी मेरे अंदर कुछ बड़ा करने की आग जल रही थी। मैं अपने गांव और शहर के लिए कुछ करना चाहती थी, खासकर उन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो बेकार घर में बैठी रहती थी। मैंने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अपना जॉब सर्च प्लेटफॉर्म लीली जॉब एक्सप्रेस को एक विदेशी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी को $10 मिलियन में बेच दिया। और मैंने उस पैसे से अपने शहर में एक बड़ी अचार फैक्ट्री शुरू की जिसमें गांव और शहर की औरतें और लड़कियां अपने अनुभव के आधार पर हौंठ बटाना शुरू की। वहीं दूसरी तरफ मैंने अचार की बिक्री के लिए एक ई-कॉमर्स वेबसाइट लीली फूड एक्सप्रेस बनाया जिसका मकसद था फैक्ट्री में बने अचार को पूरी दुनिया में बेचना। शुरुआत में हमें ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर लगातार प्रयास के बाद हमारा अचार का बिजनेस चल पड़ा। अचार की पूरी दुनिया में ऑनलाइन सेलिंग $20 मिलियन के पार चली गई। बिजनेस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हमने ई-कॉमर्स वेबसाइट लीली फूड एक्सप्रेस पर खाने से संबंधित हर तरह की चीज को बेचने का निर्णय लिया और हमारा यह निर्णय खरा उतरा और हमारा यह ऑनलाइन बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की की। मेरी और मेरी छोटी बहन का सपना पूरा हो चुका था। जहां एक तरफ मैं लोगों का पेट भर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मेरी बहन लोगों की सेहत का ख्याल रख रही थी। उसका एमबीबीएस करने के बाद अपना खुद का फ्री हॉस्पिटल खोलने का सपना पूरा हो चुका था, पर मेरे पापा का सपना पूरा नहीं हो पाया। मतलब मैं गूगल की पहली भारतीय महिला सीईओ नहीं बन पाई, बल्कि मैं अपनी खुद की कंपनी का सीईओ बन गई। कुल मिलाकर हम दोनों बहनें कामयाब हो चुके थी। मैं जिस देश में रहती हूँ, यहाँ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई अच्छा जॉब नहीं होता, लेकिन हाँ, व्यापार करने की संभावना भरी पड़ी है।
बस आप ये तय कर पाएं कि आपको करना क्या है, फिर सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में।